तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने परमाणु द्रव्यमान के बारे में जाना, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान देखे। साथ ही साथ हम लोगों ने परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है ये भी जाना। और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि अणु क्या होता है। ठीक है। फिर अणु अणु दो प्रकार के होते हैं, एक तत्वों के अणु। फिर हम लोगों ने तत्वों के अणु के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना। साथ ही साथ परमाणुकता क्या होती है इसके बारे में भी जाना। आज बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं यौगिकों के अणु की। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही देखा कि तत्वों के अणु क्या होते हैं, जब समान प्रकार के तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं और उसके जो परमाणु होते हैं, ठीक है, जब वो आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तत्वों के अणु। इसी प्रकार से यौगिकों के अणु क्या होते हैं, जब जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें यौगिकों के अणु कहते हैं। ठीक है। यौगिकों जैसे कि तत्वों के अणु होते हैं उसी प्रकार यौगिकों के अणु यौगिक क्या होते हैं बच्चों, यौगिक जब दो भिन्न प्रकार के तत्व आपस में मिलते हैं, एक अनुपात में मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब यौगिक के अणु क्या होते हैं, जब यौगिक, जैसे कि क्या लिखा है, जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। ठीक है। मतलब यौगिक में जो अणु उपस्थित होते हैं उन्हीं को कहते हैं यौगिकों के अणु। बात समझ में आ गई। यौगिकों के अणु क्या होते हैं, जब कोई यौगिक होता है, यौगिक के बारे में तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। जब कोई यौगिक होता है उसमें जो अणु उपस्थित होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, उन्हीं को बोल देते हैं यौगिकों के। ठीक है। चलिए, तो यौगिकों के अणु आप लोगों को समझ में आ गया। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों आयन क्या होते हैं ये कहानी हम लोग बाद में देखें, आप लोग पहले समझिए आयन होता है, पहले समझते हैं। चलिए देखिए क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक यौगिक, ठीक है, ये क्या है, कोई एक यौगिक। अब एक ये कोई यौगिक है, ठीक है, इसमें क्या होंगे, यौगिक मान लेते हैं कोई तत्व है। ठीक है। अब हम लोगों ने तो अभी तक जो पढ़ा कि परमाणु सबसे छोटा होता है, लेकिन परमाणु में भी एक सबसे छोटी चीज होती है, वो लोग आप लोग आगे पढ़ेंगे, बट आप लोग अभी देखिए। ठीक है। इस पर मान लेते हैं कि इस पर मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होंगे, होंगे या नहीं।
ठीक है, ये सब चीजें आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, बट अभी समझने के लिए समझो कि मान लेते हैं ये कोई एक क्या है, तत्व है जिस पर आवेश कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन का, और 10 ही इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोटॉन, सॉरी 10 ही इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। हर तत्व पर कुछ ना कुछ आवेश होता है, लेकिन जब वो आवेश उनका पॉजिटिव, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव, और सॉरी ये क्या होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव और निगेटिव बराबर हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, उदासीन मान लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये माइनस का 10 होगा, ये प्लस का 10, ये वाला प्लस का 10 होगा, तो बराबर आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा जीरो आंसर। इतनी बात समझ में आ रही है कि जब किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तब उसे उदासीन माना जाता है। अभी आप समझते रहना चीजों को, फिर आप लोगों को एकदम से चीज समझ में आएगी। तो ऐसी कंडीशन में देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है, तो आंसर क्या आया। मान लेते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को उधार दे दिए कि भैया ले जाओ तुम, मजे करो। तो इसने 10 इलेक्ट्रॉन जब उधार दे दिए तो इसके पास बचे कितने, 8। लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 10। अब जरा सॉल्व करो क्या आएगा, प्लस का। तो अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है तो इस पर कैसा आवेश आ गया, पॉजिटिव, वो भी कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव आ गए। ठीक, अब ऐसे ही मान लो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन देने की जगह 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया होता, तब क्या होता, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते 11, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 10 है। ठीक, तो आंसर क्या आता, निगेटिव, निगेटिव 1। ठीक है, अब समझना, बस यही चीज आप लोगों को यहीं पर समझने वाली चीज है। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दिए तो इस पर कैसा आवेश आया, पॉजिटिव। ठीक है, यही पॉजिटिव या निगेटिव आवेश जो इन पर आता है इसी को हम लोग बोलते हैं आयन। बात समझ में आई। जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जिसकी वजह से उस पर क्या होता है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक, इस चीज से आप समझ सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन उसने दिए तो उस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। ठीक है, और जब उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो उस पर कैसा चार्ज आया, निगेटिव। जब, तो फिर जब ये क्या है, तत्व है, जब किसी तत्व पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, और ये चार्ज कब आता है, जब वह किसी को इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है। तो जब कोई तत्व किसी को दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो उसकी वजह से उन पर एक चार्ज डेवलप हो जाता है, मतलब आवेश आ जाता है। उसी आवेश आने को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयन। बात समझ में आ गई। ठीक, तो यही यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक, मतलब जिसमें धातु भी हो और अधातु भी हो, एक ऐसा यौगिक कैसे बनता है, आवेशित कणों से बनता है। जब दो धातु और जब एक धातु एक अधातु आपस में जुड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं। ठीक, आवेशित कणों से, मतलब सॉरी, वो तभी जुड़ पाते हैं जब वो आवेशित हों। अगर आवेशित नहीं होंगे तो जुड़ नहीं पाएंगे। तो आवेशित कणों से बने होते हैं, इन आवेशित कणों को ही क्या कहा जाता है। अब ये एक कण है, ठीक है, इस पर कैसा आवेश है, मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, मतलब ये आवेशित हो गया। अब यही तो लिखा है, इन आवेशित कणों को ही क्या कह दिया जाता है, आयन कह दिया। एक बार फिर से, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी वजह से उस पर एक आवेश आ जाता है। ठीक है, इन आवेशित कणों को ही हम लोग क्या कह देते हैं, आयन। अब बात आती है कि चलो इनको तो हमने क्या कह दिया, आयन कह दिया। अब बच्चों, ये जो आयन होते हैं, क्या, ये जो आयन है हमारे, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है धनायन और एक होता है ऋण आयन। अब ये तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे, धनायन किसको बोलेंगे, जब प्लस का चार्ज आ जाए, और ऋण आयन किसको बोलेंगे, जब माइनस का चार्ज आ जाए।
मतलब जब किसी तत्व पर धनावेश होता है, मतलब जब कोई तत्व धनावेशित होता है तो उसे धनायन कहते हैं, और जब कोई ऋणावेशित होता है उसे ऋणायन। धनावेशन धनायन धनायन को इंग्लिश में बोलते हैं कटायंस। क्या बोलते हैं? कटायंस। और ऋणायन को एनायंस। क्या बोलते हैं? एनायंस। तो क्या आयन आप लोगों को समझ में आया? चलिए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। आयन आवेशित परमाणुओं अथवा परमाणुओं का समूह होता है। आयन क्या होते हैं? आवेशित परमाणुओं, या तो एक आवेश होगा या बहुत सारे आवेश होंगे ना, परमाणुओं का समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, कुछ ना कुछ आवेश उस पर होगा। ठीक, यह आवेश या तो ऋणात्मक होता है अथवा धनात्मक होता है। ऋणावेशित आयन को ऋणायन कहते हैं और धनावेशित आयन। ये चीज आप लोगों को हमने बताई। होपफुली मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब आयन को समझ लिया हम लोगों ने, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। नेक्स्ट हेडिंग से पहले जरा एक इसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख लो। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं NaCl। ये क्या होता है? ये धातु है। ये क्या है? अधातु। ठीक, Na पर प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, और Cl पर -1 चार्ज। तभी ये आपस में एक यौगिक बना पाते हैं जिससे बन जाता है Na। अभी आप लोग आगे तत्व कैसे बनाए जाते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, ये पढ़ेंगे। तो ये कैसा हो गया? ये धनायन है और ये क्या है? ऋणायन। कितनी बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्या? नेक्स्ट हेडिंग है बहु परमाणु आयन। बहु परमाणु आयन। अब बहु परमाणु आयन क्या होते हैं? तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहु परमाणु मतलब बहुत से परमाणु जब हों, तो क्या लिखेंगे कि परमाणुओं के समूह। परमाणुओं के मतलब जब बहुत सारे परमाणुओं का समूह बनता है और जिन पर क्या हो, जिन पर नेट आवेश विद्यमान, मतलब उन पर क्या हो, आवेश हो। जब बहुत सारे परमाणुओं का समूह हो और उन पर क्या हो, आवेश हो, उससे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं बहु परमाणु आयन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? बहु परमाणु। आगे इतनी बात समझ में? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तब अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं उसकी तरफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? रासायनिक सूत्र लिखना। ठीक, मतलब राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक, अब फॉर्मूले को, अब ये कौन सी नई चीज आ गई आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि रासायनिक सूत्र? वैसे बहुत लोगों को तो पता होगा रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चलिए फिर भी हम लोग बात करें। अभी तक हम लोगों ने बहुत बार जल की बात की है। किसकी बात की है? जल। ठीक, डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले देखते हैं। जल के लिए एक हम लोग लिख रहे थे H2O, ये लिख रहे थे। यही क्या है? यही है रासायनिक सूत्र। क्या है ये? यही है रासायनिक। अब इस ये जो रासायनिक सूत्र है, इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? दो। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो। ठीक है, और क्या है?
ऑक्सीजन। मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तब क्या बना? H2, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जल। या इतनी बात समझ में आई? लेकिन बच्चों, अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे ही तो जुड़ नहीं जाते हैं। ठीक, इनका एक रेशियो होता है जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, रेशियो कैसे आता है वो भी पढ़ा। अब बात आती है कि किसी भी, ये चलो, ये क्या है? एक रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र को बनाने के लिए, एक केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए, हमें सबसे पहले उसकी संयोजकता को देखना पड़ता है। अब तुम्हारा दिमाग और खराब, ये क्या है? संयोजकता क्या होती है? अरे सब्र करो, समझाएंगे हम। संयोजकता क्या होती है? अभी के लिए इतना ही जान लो, बाकी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें जानेंगे। संयोजकता क्या होती है? दो तत्वों की आपस में जुड़ने की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, क्या होता है ये संयोजकता? दो तत्वों की आपस में जुड़ने की, ठीक है, जुड़ने मतलब कॉम्बिनेशन की जो क्षमता होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजक। ठीक, मतलब यहां पर इससे आप लोग संयोजकता को समझोगे। अभी हमने पीछे बात की आयंस की, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास +1 होता है, और दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो कितने हो गए? दो हाइड्रोजन तो दो प्लस आ गए ना। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? दो निगेटिव होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? यदि इसने कहा इससे, भाई मुझे अपना यार इलेक्ट्रॉन दे दो, इसने कहा मैं क्यों दे दूं, तो मुझे खुद अपना क्या दे दो, प्रोटॉन दे दो। अब इन लोगों ने क्या किया कि कहा चलो दे तो नहीं सकते, एक काम करते हैं, दोनों लोग आपस में ही जुड़ जाते हैं। अब आपस में जुड़े तो क्या हुआ? इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके सॉरी इसके प्रोटॉन पूरे हो गए और इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इन्होंने क्या बना दिया? एक फॉर्मूला। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, जो कि आप हम लोग आगे देखेंगे भी। फॉर्मूला बनाने के लिए संयोजकता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, अब जरा हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है रासायनिक सूत्र, क्या होता है? और हाँ, एक चीज और, अब कोई रासायनिक सूत्र आप लोग लिख रहे हो, तो जैसे कि जल का लिखना है, तो जल का लिखने के लिए जो इसमें यूज हुआ है H और O, ये क्या है? ये प्रतीक है। ये किसके प्रतीक है? ये हाइड्रोजन का प्रतीक है और ये ऑक्सीजन का प्रतीक है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसी भी यौगिक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। तो चलो यही लिख दिया, तुम लिख देना क्या? किसी यौगिक का प्रतीकात्मक, मतलब उनके प्रतीकों के साथ उसको लिखना, प्रतीकात्मक निरूपण, निरूपण। ठीक, सॉरी, किसी यौगिक के संघटकों के, क्या लिख लोगे? संघटक, मतलब जिनसे वो मिलकर बन, संघटक क्या होते हैं? जिनसे वो मिलकर बन रहा है। जैसे कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है, इनके प्रतीकों का जब हम लोग एक साथ निरूपण करते हैं तो क्या कहलाता है? उसी को हम लोग कह देते हैं रासायनिक सूत्र। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? और और रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें चाहिए किसी तत्व की संयोजन शक्ति। संयोजन शक्ति मतलब कॉम्बिनेशन बनाने की क्षमता। इस तत्व की संयोजन शक्ति, संयोजन शक्ति में को ही क्या कहते हैं? संयोजकता। के तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की
संयोजकता कहलाती। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को रासायनिक सूत्र समझ में आएगा क्या होता है, कैसे होता है रासायनिक। फिर से देख लो, रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक में जो कुछ भी मिला हुआ है, जैसे कि जल, जल में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। तो उसके जो संघट संघट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब प्रतीकात्मक निरूपण होता है, अब हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H, ऑक्सीजन का O। जब इनका प्रतीकात्मक निरूपण करते हैं हम लोग, तो उसी को क्या कह देते हैं, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, संयोजकता की। संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति, उस तत्व की संयोग। अब इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप लोग इतना ही समझ। क्या इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अगर अभी भी संयोजकता नहीं समझ में आई है तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन, इसके पास इसके दो हाथ, ठीक, इसके कितने हाथ, दो। अब इसके अगर दो हाथ हैं, तो ये कितने और हाथों को पकड़ सकता है, और दो हाथों को पकड़ सकता है। तो ऑक्सीजन को कितने हाथ चाहिए, या फिर ऐसे समझो, ऑक्सीजन के कितने हाथ होते हैं, दो हाथ होते हैं। इन दोनों हाथों को पकड़ने के लिए ये दोनों हाथ कितने हाइड्रोजन पकड़ सकते हैं, तो एक इस वाले हाथ से हाइड्रोजन पकड़ सकता है और एक इस वाले हाथ से हाइड्रोजन पकड़ सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, दो। तो H, और कितने हाइड्रोजन इसने पकड़े, तो दो हाइड्रोजन पकड़े, और खुद अकेला था, तो क्या बना दिया इसने, H2। तो इस तरीके से भी संयोजकता को, ये चीज हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, और मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा मैं ऊपर की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मीडियम चीजें आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हो जो चीजें। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक टेबल दिखाऊंगा। ठीक है, क्या दिखाऊंगा, एक टेबल जिसमें सभी कुछ तत्व हैं जिनकी संयोजकताएं लिखी हुई हैं। आप लोगों को बस उतना ही ध्यान रखना, और संयोजकता कैसे निकाली जाती है ये सब चीजें हम लोग आगे सीखेंगे। तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं, जितना अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उतना आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि ज्यादा दिमाग में भरने से भी क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जितनी जरूरत है उतना अभी सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, बाकी जो अभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने क्वेश्चन चल रहे हैं वो सॉल्व कर दूं, बट कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे भी पता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोगों के आगे चलकर सॉल्व होगी। क्योंकि मैंने क्या बताया, ज्यादा दिमाग में भरोगे तो दिमाग से बाहर जाने लगे, और इसीलिए मैं लेक्चर्स को छोटा बनाता हूँ, वरना ये एक लेक्चर में मैं ये कंप्लीट कर सकता हूँ लेसन। बट धीरे धीरे पढ़ो, बट अच्छा पढ़ो। ठीक है, चलिए टेबल आप लोगों के सामने देखिए टेबल। तो बच्चों, इसमें देखिए आप लोग, संयोजकता एक, संयोजकता जिनकी एक होती है वो कौन कौन से तत्व हैं, आयन के नाम है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। अब इसमें ये जो कॉपर है हमारा, ये इसकी संयोजकता अलग अलग होती है, अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, जो कॉपर है ये अलग अलग संयोजकताएं दिखाता है। ठीक, तो इसलिए इस पर हम लोगों ने, कहीं जब एक संयोजकता होती है तो वहां फर्स्ट लिख दिया, कहीं पर दिखेगी आप लोगों को इसी की संयुक्ता कॉपर की, यहाँ पर देखो दो भी होती है और तीन भी होती है। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होती है, तीन भी, सॉरी दो ही होती है। ऐसे ही है आयरन, कौन है, आयरन। आयरन की संयुक्ता दो भी होती है और तीन भी होती है। ठीक है, अब आ जाती है आधात्विक तत्वों की। आधात्विक तत्व, ये हमारे आधात्विक तत्व लिखे हैं, इनके संकेत लिखे हुए हैं, और ये जो साइन ऊपर लिख है, ये भी संयोजकता को ही दिखा रहा है। एक प्लस लगा है तो एक संयोजकता, दो और माइनस लगा है तो दो संयुक्ता। ठीक, ऐसे ही ये बहुपरमाणु आयन है हमारे। ठीक, बहुपरमाणु क्या होते हैं हमने बात की थी, तो ये बहुपरमाणु हैं। ठीक, इनकी भी संयुक्ता है। ठीक, संयुक्ता कैसे पता होती है, संयुक्ता को लिखते कैसे हैं, उसके ऊपर प्लस साइन लगाते हैं या फिर माइनस। अगर संयुक्ता एक है तो एक प्लस लगा दो, अगर संयुक्ता दो है
तो क्या करोगे? तो हम लोग 2 बार लगा देते हैं, सॉरी, या तो 2 प्लस लगा देते हैं, या फिर 2 लिखकर उसके आगे प्लस लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ 2 माइनस यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, थोड़ा पढ़ो बट अच्छा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसके बाद बेल आइकन दबा देना, जिससे तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो इस पर डाल, और आप जल्दी से वो वीडियो देख। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।